नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 13 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उसकी एक मैंने क्विज तैयार की है। क्विज के माध्यम से सारे जो करंट अफेयर्स हैं उसको अपन क्लियर करेंगे। इस क्विज में आपके कितने नंबर आते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाले समय में आपको इसी तरीके से क्विज है वो प्रोवाइड करवाता रहूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। दरअसल अनअकैडमी पर मैंने राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसकी लिंक मैंने आपको नीचे दे रखी है, वहां से आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए बिना वक्त को आज का वीडियो अपन फटाफट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में 12 जनवरी को समाज सुधारक, दार्शनिक और जो विचारक स्वामी विवेकानंद है उनके जन्म दिवस के ऊपर ये मनाया जाता है। उनका 156वां जन्म दिवस है वो 12 जनवरी 2019 को मनाया गया है। तो विवेकानंद है उनकी जन्म दिवस के ऊपर ही ये राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन के अनुसार वर्ष 2019 का विषय रहा है युवा एवं राष्ट्र निर्माण। युवा एवं राष्ट्र निर्माण रामकृष्ण मिशन के अनुसार वर्ष 2019 का विषय रहा है यूथ एंड नेशन बिल्डिंग। यूथ एंड नेशन बिल्डिंग। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, उन्होंने रांची झील में स्वामी विवेकानंद की सबसे ऊंची कांस्य की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। तो ये अपने आप में विशेष डेट बन जाती है 12 जनवरी 2019। प्रख्यात जो मूर्तिकार और पद्म भूषण से जो सम्मानित हैं राम वी सुतार, उन्होंने 15 करोड़ रुपए की लागत से 33 फीट लंबी ये कांस्य की जो प्रतिमा है उसको वो बनाई है, जिनका अनावरण झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना, रघुवर दास है। स्वामी विवेकानंद के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को। और इनका निधन है वो 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हुआ था। 19वीं शताब्दी के संत जो रामकृष्ण परमहंस हैं उसके मुख्य शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन के कौन थे? ये संस्थापक थे। भारत के सबसे विशिष्ट व्यक्तियों में से जो स्वामी विवेकानंद है वो एक थे। उनके वेदांत और योग के भारतीय दर्शशास्त्र हैं उसके पश्चिमी देशों तक पहुंचाने का स्वामी विवेकानंद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो 12 जनवरी है वो उन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस वो मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, टीसीएस ने किसे स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो टीसीएस ने देखिए डेनियल ह्यूज केलहन को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने डेनियल ह्यूज केलहन को 5 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक वो नियुक्त किया है। सिटी ग्रुप के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और सीईओ ये संचालन और प्रौद्योगिकी के प्रमुख थे और उन्होंने नवंबर 2018 तक डिप्टी ग्रुप का परिचालन समिति के ये सदस्य थे। तो जो केलहन है उनको बड़े वैश्विक संगठन में रणनीतिक परिवर्तन के प्रदर्शन, इनके निर्देशन, स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों और नियामक जो निकाय हैं उनके हितधारकों के साथ में काम करने का इनको बहुत ही अच्छा अनुभव है, जिसके कारण टीसीएस ने उनको स्वतंत्र निदेशक वो नियुक्त किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ताइवान का जो प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया है? तो देखिए ताइवान का जो प्रधानमंत्री है वो सू त्सेंग चांग को बनाया गया है। सू त्सेंग चांग इनका नाम है, थोड़ा अटपटा सा आप देख लेना। इनको ताइवान का प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया है। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को स्थानीय चुनाव में भारी नुकसान के बाद में कैबिनेट की फेरबदल में ताइवान को राष्ट्रपति साई इंग वेन को सू त्सेंग चांग को प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो उनके राष्ट्रपति कौन है ताइवान के? उनका नाम भी आप देख सकते हैं, साई इंग और वेन। साई इंग वेन ये ताइवान के राष्ट्रपति हैं और सू त्सेंग चांग है उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सू जो है वो वर्ष 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति चेन सुई बियान के द्वारा नियुक्त एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं और साई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के 2 कार्यकालों के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लड़कियों पर वी आर डिस्प्लेस्ड शीर्षक पुस्तक वाली किसने लिखी? देख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पुस्तक का नाम शीर्षक है। ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ये आपके आने वाले एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो 100% आने वाला है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ये जो पुस्तक है वो मलाला यूसुफजई के द्वारा
लिखी गई है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तानी कार्यकर्ता है मलाला यूसुफजई। उन्होंने एक नई पुस्तक का विमोचन करने ये जा रही है। दुनिया भर की यात्रा और शरणार्थी शिविरों का दौरा करने पर अपना जो अनुभव है वो उन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत बयां किया है। इस पुस्तक में टोटल 244 पन्ने की ये पुस्तक है और इसका शीर्षक है वी आर डिस्प्लेस्ड। जिसके मूल्य की बात करें तो ये जो पुस्तक है वो 399 रुपये के अंतर्गत ये मिलने वाली है मार्केट में। जो शरणार्थी शिविर है उसका दौरा करने वाली जो मलाला यूसुफजई हैं, अपने अनुभव और स्वयं के विस्थापन पर जो पुनर्विचार है उनको करने के ऊपर मजबूर कर दिया है। आंतरिक रूप से विस्थापित एक व्यक्ति के रूप में पाकिस्तान की एक छोटी सी बच्ची जो मलाला यूसुफजई है और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में उभर कर ये सामने आई है। अपने घर को छोड़कर दुनिया में कहीं भी यात्रा कर सकती थी जिसे वह प्यार करती थी। तो वी आर डिस्प्लेस्ड इस शीर्षक से उन्होंने ये पुस्तक है वो लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसरो ने कहां पर मानव अंतरिक्ष केंद्र है वो स्थापित करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर? बेंगलुरु के अंतर्गत। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जो इसरो है उसके अध्यक्ष कौन है? के सिवन है। तो ये भी ध्यान रखना, के सिवन है वो इसरो के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष जो मिशन है उसको यथार्थ रूप देने के लिए बेंगलुरु से मानव अंतरिक्ष केंद्र है वो स्थापित करने की घोषणा की है, यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है वो स्थापित करने की घोषणा की है। गगनयान प्रोजेक्ट 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 से लेकर 7 दिनों के लिए पृथ्वी की जो परिक्रमा है उसके लिए भेजेगा। 10,000 करोड़ रुपए का यह जो प्रोजेक्ट है वो दिसंबर 2021 से पहले पूरा होना इसको निर्धारित किया गया है। तो बेंगलुरु में इसको स्थापित किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एनआईसी ने किस केंद्र का उद्घाटन किया है? तो एनआईसी ने कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री जो रविशंकर प्रसाद हैं, रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि आपकी जो एनआईसी है उसमें कमान और नियंत्रण केंद्र यानी कि CCC और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया है। किसने किया है? रविशंकर प्रसाद ने किया है। 10,000 से अधिक ई गवर्नेंस एप्लीकेशनों का प्रचारक है कौन? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ऑप्शन में मैंने दोनों इंक्लूड इसीलिए कर लिए हैं। देखिए एनआईसी की फुल फॉर्म है वही होती है राष्ट्रीय सूचना और विज्ञान केंद्र। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र होती है। और उन्होंने कौन से केंद्र का उद्घाटन किया है? कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उत्तर प्रदेश में यूरिया की कीमतों में कितने प्रतिशत की जो कमी है वो दर्ज की गई है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो यूरिया की कीमत है उसमें 11% की कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी जो आदित्यनाथ हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो किसान हैं उसके हित के लिए इन्होंने यूरिया उर्वरक है उसकी कीमतों में 11% की कमी है वो दर्ज की है। यूरिया की कीमतों के में कमी है वो प्राकृतिक गैस पर की गई है। अतिरिक्त वेट उगाही में कमी के कारण ये हुई है। अब जो यूरिया है वो 45 किलोग्राम की बोरी है वो 299 रुपये के स्थान के ऊपर अब 50 रुपये में उपलब्ध होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है योगी और जो आदित्यनाथ है उनकी सरकार ने। 299 रुपये की बोरी है वो 50 रुपये में उपलब्ध होगी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट कब पेश करेंगे? तो ये कब पेश करेंगे? 1 फरवरी को ये पेश करेंगे। वित्त मंत्री कौन है? अरुण जेटली हैं। तो ये तो शायद आपको पता होगा, अरुण जेटली हैं। वो वित्त वर्ष जो 2019-20 है उसका जो अंतरिम बजट है वो 1 फरवरी को ये पेश करेंगे। संसद का जो बजट सत्र है वो 31 जनवरी से लेकर कब तक चलेगा? 13 फरवरी तक ये चलेगा। तो 31 जनवरी से 13 फरवरी तक संसद का बजट सत्र चलने वाला है। अंतरिम बजट तैयार करने का कार्य है वो पहले ही शुरू हो चुका है और अब यह अपनी तीव्रता के ऊपर आगे चल रहा है। तो ये कब पेश किया जाएगा? 1 फरवरी को अंतरिम बजट है वो पेश किया जाएगा वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल सहयोग प्लाजा किन 2 देशों के बीच लॉन्च किया गया है? तो ये कौन से 2 देशों के बीच लॉन्च हुआ है? भारत और चीन के बीच ये लॉन्च हुआ है। इनके बीच में शुभारंभ इसका हुआ है। केंद्र सरकार ने भारतीय आईटी कंपनी और चीन उद्यमों को AI सक्षम प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के करीब लाने के लिए भारत और चीन डिजिटल सहयोग प्लाजा जिसको सिडकॉप के नाम से जाना जाता है वो लॉन्च किया है।
यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज जो कंपनी है और गुइयांग तथा डालियान की नगर सरकारों के बीच में एक साझेदारी के तहत ये जो समझौता है वो किया गया है। तो भारत और चीन के बीच में डिजिटल सहयोग प्लाजा है वो लॉन्च करने का कार्य किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए अभी हाल ही में 12 जनवरी को केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम है वो शुरू किया है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है वो शुरू किया है। उपरोक्त दोनों देकर आप ये ऑप्शन है वो टिक मत कर देना। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? हर्षवर्धन है। और उन्हीं हर्षवर्धन ने 2 वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रारंभिक बजट के साथ में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि एन केप उसका शुभारंभ किया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए वरिष्ठ जो उप चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? उमेश सिन्हा है। देखिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड इसलिए बन जाता है क्योंकि जो उमेश सिन्हा है जो कि वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त हैं, उनकी अध्यक्षता वाली चुनाव आयोग की नियुक्ति समिति ने डिजिटल मीडिया और चुनाव प्रचार पर चुनाव से पहले 48 घंटों में अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। और किसको सौंपी है? सुनील अरोड़ा को सौंपी है। अब देखिए सुनील अरोड़ा कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो सुनील अरोड़ा है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसलिए मैंने आपको ये तो आपको पता होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। लेकिन वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिन्हा है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। ये आयोग जो है आयोग द्वारा सिफारिश की जो समिति की जो सिफारिश है उनको आगे की कार्यवाही के लिए इनको विस्तार पूर्वक किया जाएगा। और 48 घंटों में चुनाव प्रचार से संबंधित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की जो धारा 126 है उसके प्रावधानों और आचार संहिता से संबंधित जो भी प्रावधान है उसमें संशोधन करने और सुझाव देने का आदेश है वो दिया गया है। किसके द्वारा? वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी कौन करेगा? तो 2019 अफ्रीका कप और नेशन है उसकी मेजबानी कौन करेगा? मिस्र करेगा। अफ्रीकी फुटबॉल संघ जिसको CAF के नाम से जानते हैं उसके अध्यक्ष कौन है? अहमद अहमद। CAF के अध्यक्ष कौन है? अहमद अहमद। उनके अनुसार मिस्र जो है वो 15 जून और 13 जुलाई 2019 के बीच में, 15 तो जून और 13 जुलाई 2019 के बीच में होने वाला जो 2019 में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस है उसकी मेजबानी कौन करेगा? मिस्र करेगा। CAF की कार्यकारी समिति ने मूल मेजबान जो कैमरून है उसके प्रतिस्थापन के रूप में मिस्र को दक्षिणी अफ्रीका से अधिक प्राथमिकता है वो दी है। तैयारियों में देरी और सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण कैमरून है उसको हटा दिया गया था। मिस्र ने केवल तब तक ऑफ नेशंस की मेजबानी की दौड़ में प्रवेश किया जब उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को ने घोषणा की कि वे इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। तब मिस्र ने यह प्रयास किया और उनको मेजबानी करने का मौका मिला है 2019 में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से जो 13 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते रहें।